Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our class wherein we are going to do the daily news analysis. And in this daily news analysis, there are lots and lots of information which we are going to know. मतलब जो है कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. एंड इन द मीन टाइम यू कैन सी कि बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो तथास्तु की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे. हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में, हाइब्रिड मोड में, ऑल द कोर्सेज आर बीइंग प्रोवाइडेड. And as you can see, MA, BA, diploma plus UPSC, only UPSC preparation also, and apart from that NCERT module, CSAT paper 2 module, all of these are being provided. आप जो tathastuics.com वेबसाइट यहाँ पर जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और फ्रॉम दीज नंबर्स बाय कॉलिंग ऑन दीज नंबर्स, और यू कैन विजिट दी our office as well. The very first topic is related to the Anthropocene. Anthropocene से related है कि Anthropocene epoch began in 1950s. This is what it is being said. एंथ्रोपोसीन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? ये एंथ्रोपोसीन वो टाइम पीरियड है जब ह्यूमन का जो भी एक्टिविटी है उसका इम्पैक्ट धरती पर देखने को मिलना स्टार्ट हुआ. सो इट इज द टाइम इंटरवल कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द अर्थ्स इकोसिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. सो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अर्थ का जो इकोसिस्टम है उस पर आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है. सो वो जो टाइम पीरियड, एक जो वो टाइम जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एंथ्रोपोसीन. ठीक है, तो एंथ्रो आप सभी को पता ही है, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, राइट. सो ये जो एंथ्रोपोसीन है, ये पूरा का पूरा जो मामला आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये एक्चुअली है क्या? ये न्यू एंथ्रोपोसीन का टाइम पीरियड जो है उससे रिलेटेड है ये चीज़. इसमें एक्चुअली होता क्या, इसमें ये कहा जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको यहीं से ही पूरा समझा देती हूँ. जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है 1950s. सो 1950s में एंथ्रोपोसीन एपोच जो है, न्यू एंथ्रोपोसीन एपोच स्टार्ट हुआ है. दिस हैज बीन फाउंड ओवर हियर. एंड इसका जो एक साक्ष्य जो कहते हैं वो कहाँ पे मिला है? दिस इज द लेक विच इज देयर, क्रॉफोर्ड. दिस इज द क्रॉफोर्ड लेक ओवर देयर इन कैनेडा. सो ये कनाडा का लेक है, वहाँ पे इन्होंने रिसर्च किया था. एंड फ्रॉम देयर दे केम टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन कि न्यू एंथ्रोपोसीन एपोच जो है वो 1950s में स्टार्ट हुआ था. दिस इज बीइंग सेड बाय द साइंटिस्ट्स. So what are the phenomena actually associated with this Anthropocene? So बहुत सारे phenomena हैं जिसमें कि एक global warming, ये बहुत ही difficult नहीं है आपको समझना, बहुत ही आसान है. global warming है, जैसे कि global warming human activities की वजह से हुआ, and इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अर्थ पे कितने सारे changes देखने के लिए हमको मिल रही हैं. next है sea level rise, ocean acidification, mass scale soil erosion, deadly heat waves and deterioration of the biosphere. All these are the activities of the anthros, the humans, and इन सभी का impact जो है वो आपको अर्थ पे देखने के लिए मिल रहा है. humans की activity से these are the things which are happening over here on the earth. Okay, now the geological time scale. The Earth's history is divided into different time intervals which are known as the geologic time scale. तो जो अर्थ का पूरा टाइम पीरियड है, जो अर्थ की पूरी हिस्ट्री है, उसको हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिवाइड करके रखे हुए हैं, जिसको जियोलॉजिक टाइम स्केल कहा जाता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ इयॉन्स, एरास, पीरियड्स, एपोक्स एंड दैट ऑफ द एजेस ऑल्सो. ओके, एजेस ऑल्सो, ये सारी जो है डिफरेंट नेम्स. एंड ये सभी चीज़ें किस हिसाब से है? they are being categorized on the rock layers and that of the fossils found within them. rocks जो हैं उनमें जो fossils मिलते हैं and जो layers है उसके according ये सारी की सारी जो है टाइम स्केल जो है वो डिवाइड करके रखा है. पूरा का पूरा जो टाइम इंटरवल है वो डिवाइड किया गया है. ओके, जो करंट एपोच जो है वो कहा जा रहा है कि इट इज एक्चुअली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द होलोसिन, अभी का जो टाइम पीरियड है. एंड ये होलोसिन कब स्टार्ट हुआ था? 11,700 ईयर्स अगो. ये इतने हजार साल पहले से जो है ये होलोसिन स्टार्ट हुआ. तब से लेकर के ये करंट टाइम पीरियड जो है हम उसी से ही रिलेट करते हैं, आफ्टर द लास्ट मेजर आइस एज. सो जब लास्ट का जो
जो स्टेज था आइस एज का, उसके बाद से जो है ये होलोसीन स्टार्ट हुआ। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमको ये जो एंथ्रोपोसीन जो कि 1950s के आसपास जो है हमको मिला है, इसका जो टाइम है, तो ये कहा जा रहा है कि क्यों ना कि हम जो है उसी वहीं से ही इसको एंथ्रोपोसीन को एक डिफरेंट टाइम, डिफरेंट चीज़, मतलब डिफरेंट टाइम जो है वो लेकर के फिर उसको हम नया एज मान करके जो है अब उसको हम अलग तरीके से, मतलब होलोसीन से सेपरेट करके, मेरे कहने का मतलब है कि होलोसीन से सेपरेट करके अब हम उसको सेपरेट स्टडी के तौर पे देखें, सेपरेट टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, ना कि विद इन दैट ओनली। ओके, so determining the Anthropocene, the IUCGS needs to determine whether human activities have significantly impacted the earth system to the extent that it is reflected into the rock strata. So all of these are being taken from there only. Now the next topic is related to the अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। तो ये जो है ये पूरा का पूरा केस जिस चीज के ऊपर है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द लिव इन रिलेशनशिप। ओके, सो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने अभी रिसेंटली एक पिटीशन को डिसमिस किया है, जो कि एक इंटरफेथ कपल जो थे उन्होंने फाइल किया था, एंड दे वर लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप। सो वो एक इंटरफेथ कपल, हिंदू एंड मुस्लिम जो कपल है वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, एंड दे वर एक्चुअली आस्किंग फॉर द प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन सीख कर रहे थे, एंड पुलिस हैरेसमेंट जो है उससे अपने आप को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड अट्रैक्टिंग दिस नेशनल अटेंशन। व्हाई दिस अट्रैक्टेड द नेशनल अटेंशन? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने जो सोशल मोरालिटी है उसके बेसिस पे यहाँ पर उन्होंने अपना डिसीजन दिया है। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर। निगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, द जजमेंट, ये जो जजमेंट है किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इट एक्चुअली गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन पर्सनल रिलेशनशिप्स विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली अपहेल्ड। सो यहाँ पे जो पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर जो मोरालिटी का टैग लेने के जो काम किया गया है उस चीज के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन क्या कह रहा है सोशल प्रॉब्लम को लेकर के? सो द हाई कोर्ट इम्प्लाइड दैट अ लिव इन रिलेशनशिप इज अ सोशल प्रॉब्लम इन इट्स जजमेंट। वो अपने जजमेंट के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि जो लिव इन है वो एक्चुअली एक तरीके से सोशल प्रॉब्लम है। ओके, वो ये एक बात बताना चाह रहे हैं। पेटिशनर का केस क्या था? तो पेटिशनर एक मुस्लिम मैन और एक हिंदू वुमन, तो दोनों के दोनों जो हैं दे आर सेइंग दैट वी आर इन लव, वी आर इन अ वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट रिलेशनशिप, बहुत ही लविंग एंड अफेक्शनेट रिलेशनशिप में हैं हम, एंड हम जो है दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन हम हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं लोकल पुलिस से ऑन दी फैमिली कंप्लेंट, जो कि फाइल करी गई है, फैमिली के द्वारा कंप्लेंट फाइल करी गई, एंड जो पुलिस है वो इनको हैरेस कर रही है। सो दे वांटेड टू हैव द प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर दिया गया इस पिटीशन को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल मोरालिटी ओवर दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, बिकॉज यहाँ पे जो पॉइंट है ये जो पर्सनल ऑटोनॉमी एंड एक पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड पर्सनल लिबर्टी की जो बात आती है उस चीज को दरकिनार करते हुए इन्होंने सोशल मोरालिटी को सामने रखा और उनका जो पिटीशन था उसको इग्नोर कर दिया। इट इग्नोर्ड सेवरल, रिजेक्ट कर दिया, इट इग्नोर्ड सेवरल रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आल्सो वेयर इन दे डिडंट गो अगेंस्ट दैट ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप। ओके, नाउ द इररेलेवेंस ऑफ द पर्सनल लॉज। अब यहाँ पे जो है पर्सनल लॉ में भी एक बात है, जैसे कि ये जो हाई कोर्ट है दे वेंट बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन बाय रिलाइंग ऑन द पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज के बेसिस पे जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बेसिस पे जो है इन्होंने ज्यूरिसडिक्शन दिया जो कि इनके मतलब जजमेंट दिया जो कि इनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, वेयर इन दी
laws, the Muslim laws related to the marriage which were irrelevant to that of the case. पर्सनल लॉ के हिसाब से जो है यहाँ पर इन्होंने डिसीजन लिया इस चीज को लेकर के. सो ऑल एंड ऑल मतलब ये पूरी की पूरी बात यहाँ पे बस यही चीज कहना चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने पूरा का पूरा एक जो क्रक्स अगर आपको बताए तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनका पिटिशन रिजेक्ट कर दिया एंड यहाँ पर इन्होंने सोशल मोरालिटी को ऊपर रखा. कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी चीज़ें हैं, आपका जो फ्रीडम है, आपकी जो लिबर्टी है, उस चीज़ को इग्नोर किया एंड उन्होंने जो पहले के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स थे उन सभी चीज़ों को इन्होंने इग्नोर किया कि आप जो है उन सभी चीज़ों को ना ध्यान देते हुए सोसाइटी को सामने रख करके आपने डिसीजन दिया, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू गो विद दैट बट यू आर सपोज टू गिव द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज के बेसिस पे एंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है क्या नहीं उसके बेसिस पे जो है वो आपको जजमेंट देना है. सो दैट वॉज सपोज टू हैपन ओवर हियर बट यहाँ पर जो है उस चीज़ के अगेंस्ट चले गए. हाई कोर्ट ने एक अननेसेसरी रेफरेंस दिया टू दैट ऑफ द Section 125 of the Criminal Procedure Code, which pertains to maintenance for the wives, and stated that the extramarital and premarital sex are not recognized under the Muslim law. Muslim law के अंतर्गत अगर किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या फिर प्री मैरिटल सेक्स होता है तो वहां पे उस चीज को रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है. अब यहाँ पे मुस्लिम लॉ को क्यों रेफर किया जा रहा है? बिकॉज द बॉय इज मुस्लिम ओवर हियर. ओके, तो उसी को यहाँ पर पॉइंट आउट करके इन्होंने यहाँ पर जजमेंट दिया है. ठीक है. The cited Supreme Court judgments also emphasized the personal liberty and established the law in that regard. देखिए पर्सनल, आपके पास ये लिबर्टी है that what you want once you are an adult तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो. तो you are having that kind of liberty over here, right? आपके पास लिबर्टी है. बट यहाँ पे मॉरल क्वेश्चन का जो एक मॉरल मोरालिटी की जो पॉइंट लेकर के इन्होंने जजमेंट दिया है दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड ओवर हियर in this article. Next is why India-France ties are strong and what's the significance of PM Modi's visit over there. So ये चीज़ को लेकर के हमने कल भी पढ़ाई की, मतलब आपको कल भी मैंने बताया था क्योंकि एक अच्छा खासा हमारा बहुत ही सालों से जो है इनके साथ रिलेशन चल रहा है. 1998 से जब हमने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उस टाइम फ्रांस ने हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाए थे. दो यूएस ने और बहुत सारी अदर कंट्रीज ने इस तरीके का काम ज़रूर किया था. फ्रांस में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अभी रिसेंटली विजिट किए एंड वहाँ पे जो है उनका बहुत ही ग्रैंड तरीके से वेलकम भी हुआ है. सो अभी यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हुई एक बार हम वो देख लेते हैं कि क्या डिफेंस क्लाइमेट एंड टेक कोऑपरेशन है हम लोगों के बीच में. उसके बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट आई विल लेट यू नो. सो डिफेंस क्लाइमेट एंड टेक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो हमारा कोऑपरेशन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम कोऑपरेट मतलब इनसे जो है कोऑपरेशन हमको मिलता है. डिफेंस कोलैबोरेशन अभी हमने जो है कल किया था ना, गरुड़, वरुण एंड शक्ति, ये तीन हमने मिलिट्री, ये तीन एक्सरसाइजेस डिफेंस एक्सरसाइजेस हमने कल को देखी थी. ठीक है, कौन कौन सी हैं भाई? मैंने आपको तरीका भी बताया था कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो. कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रा मुझे बताओ तो क्या है सबके, कौन किस, ये जो एक्सरसाइज है ये किस से रिलेटेड है, कौन सा आर्मी से, कौन सा एयरफोर्स से, कौन सा नेवी से रिलेटेड है. लेट मी नो. Okay, so defense collaboration between the two countries is characterized by the trust and the reliability. and यहाँ पर जो है हम दोनों के दोनों ही जो बहुत ही खरे उतरते हैं. एक स्पेशल जो है हम लोगों का एक दूसरे से जो है वो रिलेशन है. की अग्रीमेंट्स की बात करें तो राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर के 2016 में जो है उसकी सप्लाई को लेकर के एग्रीमेंट साइन हुई थी. उसके बाद द इंडस्ट्रियल अग्रीमेंट टू बिल्ड द यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स इन दी 2018. सो वाटर रिएक्टर जो इस चीज को लेकर के भी जो है अग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हुआ था हम लोगों का. ठीक है, asserting the strategic autonomy over here. So Prime Minister Modi's visit to France allows India to assert its strategic autonomy, and particularly in the light of recent successful visit over there in the US as well.
पोटेंशियल डिफेंस डील्स, अभी डिफेंस डील्स हमारे किन किन चीज़ों को लेकर के हो सकते हैं, तो जिसमें कि राफेल एम फाइटर्स जो हैं फॉर दैट, एंड फॉर द इंडियन नेवी, एंड दी को प्रोडक्शन ऑफ मोर स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स। सो यहाँ पर क्या चीज़ है, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स, उनके को प्रोडक्शन की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। नाउ द डिजिटल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो द टू साइड्स में एक्सप्लोर अ रोड मैप फॉर कोऑपरेशन। Okay, the two sides may explore a roadmap for cooperation in areas such as 6G, artificial intelligence, quantum computing as well. तो cooperation की बात हो रही है कि हम किन किन चीज़ों को लेकर के जो है हम cooperation कर सकते हैं। And MOU between payment services providers from India and France may facilitate the UPI and RuPay payments in the Europe. तो ये सारी चीज़ें जो है, एंड यहाँ पे जो है अब आप लोग अगर आईफिल टावर जाते हैं तो यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, तो रूपी में अब ट्रांजैक्शन हो सकती है। सो दिस इज हाउ द दिस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी विल हैपन। सो दिस इज रियली वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस कि अब जो है हम वहाँ पर रूपी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो डिप्लोमेसी का जो एक तरीके से इस्तेमाल करना है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन भी यही इसी से ही रिलेटेड है, पीएम मोदी का वहाँ पे विजिट करना। तो ये जो बैस्टल डे होता है वहाँ पे 14 जुलाई को होता है, बहुत ही सही टाइम पे वहाँ पर गए हैं, जुलाई 14 को। तो ये सेलिब्रेट जो कि आज ही है, एंड ये एक तरीके से वैसा ही परेड होता है जैसा कि हम अपना रिपब्लिक डे पे मनाते हैं ना, इतना ग्रैंड तरीके से पूरा परेड करते हैं, तो वैसा ही ग्रैंड तरीके से यहाँ पर भी होता है बैस्टल डे में। तो ये बैस्टल डे जो है वो एक तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन को मार्क करता है, विच एक्चुअली मार्क्स द एंड ऑफ मोनार्की ओवर देयर। तो मोनार्की का एंड होना, और वहाँ से जो है हम अपनी लिबर्टी और अपनी ये जो अपना लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सारी चीज़ों की जो हम मांग करते हैं, मतलब बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन सारी चीज़ों की, इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों की जो शुरुआत हुई थी वही है ये टाइम। ठीक है, अब ये बैस्टल डे जो है स्पेसिफिकली क्यों मनाया जाता है? देयर वॉज अ फोर्ट, एक फोर्ट था वहाँ पे, किला था बैस्टल जिसको कहते थे, एंड वहाँ पे वो लोग प्रिजनर्स रखते थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक वहाँ पे ये 1789 के टाइम पीरियड में ही, उसी के आसपास जो है वहाँ पे एकदम फेमीन का टाइम जैसा आ गया था, भुखमरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, एंड वहाँ पे जो है वीट है उसकी भी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, खेती नहीं हो पाई थी, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई थी। तो उस टाइम में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखे थे, एंड इकोनॉमी को रन करने के लिए वहाँ के राजा के पास भी सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं थे। आखिरकार लोग जो बहुत गुस्सा हुए, और ये जो बैस्टल फोर्ट था वहाँ पे जाकर के उन्होंने उसको तबाह कर दिया, एंड वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उनको पार्ट्स में कट करके उनका हेड लेकर के इस तरीके से ऐसे लगा करके थे मार्च्ड ऑन द रोड, राइट। सो वो जो मार्च किए थे ऑन द 14th ऑफ जुलाई, वही चीज़ जो है एक तरीके से सिग्निफाई यहाँ पे किया जाता है कि मार्च कर रहे हैं कि हमारा जो एक तरीके से इक्वालिटी, लिबर्टी जो है वो हमको मिली है, मोनार्की से जो है आज़ाद हो गए हैं, वो यहाँ पर इस चीज़ को, यहाँ पे वही चीज़ जो है वो सिग्निफाई करती है। ठीक है, तो द स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टल इन 1789 एंड द फेटे दे ला फेडरेशन इन 1790 सिंबलाइजिंग द यूनिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल। सो फ्रेंच लोगों की जो एक सिंबलाइज करता है कि वी आर यूनाइटेड, वो चीज़ को ये दर्शाता है बैस्टल डे, राइट। सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है यहाँ पे इन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो किंग थे वो किंग कौन थे? लुइस द 16th एंड मैरी एंटोइनेट,
ये थे, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ वहाँ पे हुआ था, इसी पूरे इवेंट के चलते जो है वो मार्च एक तरीके से स्टार्ट होता है। इससे यहाँ पर जो है मोदी को उन्होंने इस परेड में ऑनर, ये जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इन्होंने यहाँ पर इनको इनवाइट किया है, एंड ये वहाँ पर गए भी। एंड उसके बाद जो है, इसके अलावा जो फ्रांस का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि नेपोलियन ने स्टार्ट किया था, वो उससे भी उनको सम्मानित किया गया है। एंड उनका सम्मान होने का मतलब है इंडिया का सम्मान होना। तो इट्स अ रियली वेरी ग्रेट डे फॉर अस एंड एज अ फ्रेंड ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हुई हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर को लेकर के। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर, लो कैलोरी स्वीटनर्स आर शुगर सब्सटीट्यूट्स होते हैं। जैसे कि आप शुगर बॉल्स नहीं यूज़ करते, तो जो शुगर सब्सटीट्यूट्स होते हैं उसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं एज कंपेयर टू द शुगर विच वी यूजली यूज़, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो है इनको नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स के तौर पर भी देखा जाता है। इनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कहा जाता है, शुगर सब्सटीट्यूट्स भी कहा जाता है, या फिर इनको हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स के तौर पे भी देखा जाता है। ये जो लो कैलोरी स्वीटनर्स होती हैं ये बहुत तरीके की फूड वेब में आपको मिल जाएंगी, जैसे जेलेटिन्स हो गया, पुडिंग्स हो गया, बेक्ड गुड्स, गम, सीरियल्स, डेजर्ट्स, योगर्ट, या फिर कैंडीज की बात करें, इन सभी में जो है आपको इनकी जो मौजूदगी है वो आपको मिल जाएगी। यू कैन फाइंड इन एनी ऑफ दीज ओवर हियर इन ऑल ऑफ दीज फूड्स। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये किस तरीके से, जो अगर हम कंज्यूम करते हैं ये शुगर जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो हमारी बॉडी ये किस तरीके से रिएक्ट करती है इस चीज़ को लेकर के। तो जब हम रेगुलर शुगर के बजाय ये जो आर्टिफिशियल शुगर है, ये मैन मेड केमिकल्स हैं एक तरीके से, तो जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी इसको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली प्रोसेस नहीं कर पाती है। कुछ स्वीटनर्स हैं जैसे कि शुगर अल्कोहल्स, ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि ये कुछ फॉरेन सब्सटेंस है। तो ये फॉरेन सब्सटेंस समझ करके वो लिवर में सेंड करती है, वहाँ पे इसको जो है प्रोसेस करके फिर फर्दर जो है बॉडी आगे की तरफ इसको सेंड कर देती है। तो बॉडी इसको एक तरीके से क्या सोचती है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है या फिर कोई टॉक्सिन्स है, तो उसी के हिसाब से लिवर उससे डील करती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं आर्टिफिशियल शुगर्स के? तो आर्टिफिशियल शुगर के बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि ये लो कैलोरी में होता है, तो हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही है। इसके अलावा ये बिना चीनी के भी चीनी वाला जो स्वाद है वो आपको यहाँ पर फील कराती है। इसमें कैलोरीज बहुत ही कम होते हैं एंड इस वजह से जो है कैलोरी रिडक्शन आपका होता है। एंड वेट लॉस डाइट की अगर हम बात करें तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है वो रिड्यूस करते हैं, क्योंकि शुगर इंटेक ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी पे जो इम्पैक्ट भी उसका अच्छा खासा दिखता है। अब यहाँ पे अगर आपका शुगर इंटेक स्लोली कम होगा तो डेफिनेटली आपकी जो डाइट है वो थोड़ी हेल्दी हो जाएगी। डायबिटिक्स एंड प्री डायबिटिक्स जो है वो भी इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ रियल शुगर एंड इट इज नॉट इम्पैक्टिंग योर बॉडी इन अ वेरी बैड वे, लाइक जैसे कि आपको जो शुगर, जो एक्चुअल में जो शुगर होती है वो अफेक्ट करती है। इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्या है, इसमें देखा जाए कि पॉसिबली ये लिंक्ड हैं कुछ डिजीजेस से। स्टडीज हैव सजेस्टेड अ पोटेंशियल लिंक बिटवीन द आर्टिफिशियल स्वीटनर कंजम्पशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस की अगर बात करें तो इन्हीं की वजह से होता है। दिस डायस्बायोसिस की बात करें इन द गट माइक्रोबायोम, सो ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दिस इज एक्चुअली बीइंग लिंक्ड कि ऐसा पॉसिबल है। इंक्रीज्ड शुगर क्रेविंग्स, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि आपकी एक तरीके से जो क्रेविंग है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देती है इन सभी चीज़ों के लिए, इस तरीके की जो स्वीट्स होते हैं उसको लेकर के। यहाँ पे WHO कमिटी जो है उन्होंने क्लासिफाइड दिस aspartame as an artificial sweetener as possibly carcinogenic to humans. However, another committee assessed that it is safe
consumption levels concluded that there is no need to reduce the previously established acceptable daily intake for the aspartame. इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप लिमिटेड अमाउंट में अगर इसको कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉडी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उस क्रेविंग अगर होती है और आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉडी. ओके, सो द एनालिसिस सजेस्टेड दैट कंज्यूमिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट डेफिनेटली किसी भी चीज़ की अति ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके हेल्थ पे उन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगी. नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड टू टेम्पल साइट इन पेरू, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को 3000 साल पुरानी कॉन्डोस पैसेजवे जो है वो एक्चुअली मिली है. तो इस वजह से ये न्यूज़ में है. एज सच इतना कोई बहुत ही खास हमारे लिए नहीं है, लेकिन पेरू के लोगों के लिए डेफिनेटली है. तो एक पैसेजवे जो है कॉन्डोस पैसेजवे दैट वी हैव फाउंड, 3000 साल पुरानी पैसेजवे हमको वहां पर मिली है. तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, शाविंदे हुआंतर जहां पर ये चीज मिली है, तो ये जो लोकेशन है इट इज देयर इन दी लीमा पेरू, वहां पर है. आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ये कहा जाता है कि 1500 से लेकर के 550 BCE के टाइम पीरियड का है ये शाविन कल्चर. pre-Columbian site. Shavinde Huantar is one of the earliest and most well-known pre-Columbian site. Pre-Columbian site है ये, and it predates the Inca Empire by 2000 years over there, which was there only. Social and religious center के तौर पर ये था. It actually served as the hub for social, political and religious activities. ये किस तरीके से काम किया, सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज के तौर पर जो है इसको ये देखा जाता है. शाविंदे हुआंतर एडवांस्ड आर्ट, द शाविन इज रिनाउंड फॉर इट्स एडवांस्ड आर्ट often featuring depictions of the birds and felines over there. So ये इसलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है वो भी इसको मिला है 1985 में. नेक्स्ट हमारा है न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू द NFTs. Google unveils NFT policy for Play Store to incorporate tokens into the games. So Google Play Store ने जो है नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFTs को Play Store में जो है इंक्लूड करने के लिए कहा है. दैट इज फॉर दी गेम्स के लिए यहाँ पे नॉन फंजिबल कहा है. ठीक है, इस चीज़ को अभी हम समझते हैं. तो ये क्या करेंगे, जो प्लेयर्स इसमें इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो दे कैन बाय सेल एंड अर्न टोकनाइज्ड डिजिटल एसेट्स ऑल्सो. इसको ये दे कैन बाय इट, इसको खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एंड एसेट्स जो हैं टोकनाइज्ड डिजिटल एसेट्स जो हैं वो भी इससे ये लोग अर्न कर सकते हैं. ठीक है, अब ये NFTs क्या है, नॉन फंजिबल. देखिए ये फंजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिक होंगे. इसको आप जो है मतलब एक ही जैसा 2-3 टाइप नहीं रहेगा, यूनिक रहेगा. ये नॉन फंजिबल नेचर है. इट मीन्स दैट कि NFTs आर यूनिक इन इटसेल्फ. ये जो है ये जो टोकन रिलीज होगा वो यूनिक होगा हर किसी का, और आप जो है ये किसी को सेल भी कर सकते हो. ठीक है, सो NFTs जो है दीज आर distinct cryptographic tokens that exist on blockchain and cannot be duplicated. इसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, ये ब्लॉकचेन पे रहेगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स. NFTs जो है वो एसेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स को, जैसे कि डिजिटल या फिर जो रियल वर्ल्ड है उसके एसेट्स को भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है. ये NFTs जैसे कि आर्ट वर्क हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, सॉन्ग हो गए, वीडियोस हो गए, रियल एस्टेट के चीज़ें हो गई, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी हो गई, प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, ये सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है. तो इसकी यूनिकनेस जो है वो एक बहुत ही अच्छी बात है, एंड प्लस ये डिजिटली जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है. तो दैट इज़ रियली गुड थिंग अबाउट इट.
सो ट्रेडिंग, यू कैन बाय इट, सेल इट एंड एक्सचेंज इट ऑल्सो फॉर मनी। आप मनी के लिए जो है इसको एक्सचेंज कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के लिए आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर किसी और एनएफटीज के लिए भी आप इसको जो है यूज कर सकते हो, जो भी एनएफटीज आप यहाँ पर अर्न करोगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एनएफटी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन्स व्हिच आर डिजिटल public ledgers with many NFTs being part of the Ethereum blockchain। blockchain क्या है, ये सारी चीजें भी हम एक बार ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इस चीज की ऑब्वियस ही बात है कि पॉपुलैरिटी गेन करेगा, क्योंकि अब टोकन्स गेम हर कोई खेलता है, अब ऑलमोस्ट हर कोई खेलता है, एंड ये लोग जो है वहां से टोकन्स अर्न करेंगे, प्लेयर्स अर्न करेंगे, एंड उसको जो है वो डिफरेंट तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दैट्स रियली वेरी गुड न्यूज फॉर दी प्लेयर्स। ठीक है, चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडेज न्यूज, एंड आई होप दैट कि आप सभी को जो है वो मज़ा आया होगा। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की न्यूज़ जो थी वो हमने कवर करी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ फॉर द MCQs। बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।